A very good morning, dear students. We are back in the BBN online classes again. In class 12 commerce subject economics, we were discussing about national income and related aggregates. हमारी सबसे पहली यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स की और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन टॉपिक के बारे में बात करें उससे पहले जरूरी है हमें इस मोड ऑफ स्टडी के पैटर्न को समझना। हम क्या कॉमन प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं कि बच्चों में एक नेग्लिजेंसी इस चीज को लेकर के आ गई कि भाई गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल से बच्चों को प्रमोट कर दिया, तो हो सकता है इस साल भी प्रमोट हो जाए। डेफिनेटली हो सकता है, मैं मना नहीं करूंगा इस चीज के लिए। लेकिन एक बात ये बताइए कि गवर्नमेंट प्रमोट तो कर सकती है, लेकिन क्या आपको इंटेलेक्चुअल दे सकती है, आपको नॉलेज दे सकती है? ये जो समय निकल जाएगा और हम लोग इस समय का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, तो क्या वो ऊपर वाला अपनी टाइम मशीन से हमें इस समय दोबारा दे देगा? अगर दे सकता है तो आप इन ऑनलाइन क्लासेस को अवॉइड करें, और अगर नहीं दे सकता तो इन क्लासेस के साथ में जुड़े रहें, बने रहें। ये समय हमें दोबारा नहीं मिलेगा। अब हम कहते हैं कि हमें टॉपिक समझ में नहीं आता, तो एक सीधी सी कहानी है, साइकिल चलाते हुए देखने से नहीं आती है। साइकिल पर बैठना पड़ेगा उसको चलाना सीखने के लिए। जब तक अपन साइकिल पर बैठेंगे नहीं, तब तक साइकिल चलानी नहीं आएगी। ठीक है? अब अपन कहें कि भैया अगर यहां पर मैं कॉन्सेप्ट को बताता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा, या फिर न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करूंगा, तो उससे तो मेरी प्रैक्टिस होती है और कई सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो उससे तो मेरा बेनिफिट होगा ना, मेरा एम्प्लॉयमेंट सेफ हो जाएगा। लेकिन वो आपके किस काम आएगा? आपके तो वो काम तभी आएगा जब आप उसको रिवाइज करें। अब बात करते हैं मुद्दे की, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये वीडियो जो बनाया गया है वो बनाया जाएगा अपने पुराने रिवीजन के बेसिस पर, कि अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो पहले तो वो देखें, फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो यहां पर उसे रिवाइज कर लें। सबसे पहली चीज आई नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम का सीधा सीधा मीनिंग है सम टोटल ऑफ इनकम। अब यहां पर इनकम का मतलब फैक्टर इनकम से, तो मैं यहां पर क्या बोल दूं इसको? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यहां पर मैंने क्या बोला? सम टोटल। सम टोटल किसका? ऑफ फैक्टर इनकम। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम होनी चाहिए साहब, नॉन फैक्टर इनकम नहीं होनी चाहिए। फैक्टर इनकम क्या होती है? द इनकम व्हिच इज अर्न्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो इनकम जनरेट की जाए वो फैक्टर इनकम है। जैसे मैं स्कूल में जॉब करता हूं, तो स्कूल में जॉब करता हूं तो फ्री में तो काम नहीं करूंगा ना। इसका मतलब आई एम यूजिंग एज अ फैक्टर इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज बाय द स्कूल। स्कूल जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है सोसाइटी को, उसके लिए मैं एक फैक्टर सोर्स हूं, और उसके लिए वो मुझे सैलरी देंगे। वो जो मुझे सैलरी मिलेगी वो फैक्टर इनकम। लेकिन अगर मैं अपने घर पर बैठा हूं और घर पर अपने बच्चे को पढ़ाता हूं, तो पहली बात तो ये नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन है। और मेरी बर्थडे पर मेरे पिताजी मुझे जेब खर्ची के लिए मान लेते हैं कि भैया 500 रुपए देते हैं, बोले बेटा ये रख 500 रुपए, तो गिफ्ट है। वो गिफ्ट है, इसका मतलब मैंने उस 500 रुपए की एवज में कुछ भी नहीं दिया, किसी तरह का प्रोडक्शन नहीं किया, किसी तरह की गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस नहीं किया। तो मेरे पिताजी ने जो मुझे गिफ्ट दिया वो ट्रांसफर इनकम। वो ट्रांसफर इनकम यहां पर नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं बन सकती। पहली चीज ये क्लियर है क्या? ठीक है, ट्रांसफर इनकम्स नहीं आएंगी, केवल क्या आएगी? फैक्टर इनकम आएगी। अब फैक्टर इनकम की किसकी आएगी? फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द रेसिडेंट्स। अब ये रेसिडेंट्स का मतलब नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं। नॉर्मल रेसिडेंट्स, इसका मतलब क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट्स। नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं साहब? जो पिछले साल, यानी कि एक साल, पिछला एक साल उनका उस कंट्री में रहा हो, कंसर्निंग कंट्री में रहा हो, और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री से बिलोंग करता हो। 2 पॉइंट है। पहला क्या कहा कि एक साल उसी कंट्री में रहा हो, ये तो कोई भी हो सकता है।
लेकिन दूसरी जो कंडीशन है वो प्राइम कंडीशन है कि भैया उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसकी कंट्री से बिलोंग करता है। नहीं समझ में आता ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है। अब समझिएगा, मैं इंडियन हूं और मैं जॉब करने के लिए बाहर चला जाता हूं, जैसे कि हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग बाहर अरबिक कंट्रीज में जॉब करने के लिए जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में, साउथर्न कंट्रीज में जॉब करते हैं। तो वो जब जॉब करने के लिए वहां जाते हैं तो वो क्या परमानेंट वहां का वीजा ले लेते हैं क्या? ना, वो इंडियन रेजिडेंट है। जब इंडियन रेजिडेंट है तो वहां तो वो केवल वर्किंग वीजा लेकर के गए हैं। जब वर्किंग वीजा लेकर के गए हैं तो काम खत्म, तो उसके बाद में उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जब डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो हो सकता है पिछला 1 साल उन्होंने बाहर, देश के बाहर निकाला हो, लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनकी इनकम को इंडिया की इनकम का हिस्सा माना जाएगा, तो वो क्या कहलाएंगे? नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? नॉर्मल रेजिडेंट। ये दोनों पॉइंट समझ में आते हैं। पहला क्या बताया कि एक तो पिछला 1 साल उस कंट्री में, और दूसरा मेन मुद्दा रहा हो नहीं रहा हो बात अलग है, लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना कंपलसरी है। अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है तो ही रेजिडेंट है। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जनरली अकाउंटिंग ईयर आप पढ़ते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है। ये हमारे पास में नेशनल इनकम का मीनिंग हो जाता है। अब मैं इंडिविजुअली इनकी डेफिनेशन को रिकॉल नहीं करूंगा, मेरे काम की भी नहीं है। नॉर्मल रेजिडेंट्स, एबनॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं। नेशनल इनकम के साथ साथ में मैं एक कॉन्सेप्ट और लूंगा, डोमेस्टिक इनकम। क्या लूंगा? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम का केवल मतलब इतना है, द इनकम जनरेटेड, इनकम का मतलब फैक्टर इनकम, द फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि इस डेफिनेशन में अपन ने रेजिडेंट वर्ड काम में नहीं लिया। क्या लिखा मैंने इसमें? यहां पर सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, sum total of factor income generated within the domestic territory of the country, territory of the country। और आगे सेम है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, बात तो अकाउंटिंग ईयर पे होती है। अब एक चीज ये समझिएगा, डोमेस्टिक इनकम का मतलब इट डजंट मैटर हु इज गोइंग टू प्रोड्यूस द इनकम, वेदर दे आर इंडियन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। यानी कि इंडिया में क्या सारे के सारे इंडियंस ही काम करते ना, जापानीज भी, अमेरिकन भी, और भी चाइनीज भी होंगे, है ना। इसका मतलब जब अपन डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो अपन उन चाइनीज को अलग नहीं करेंगे, उन अमेरिकन को अलग नहीं करेंगे, उन जापानीज को अलग नहीं करेंगे, ठीक है। अपन जब डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे तो इंडियन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में, अब यहां पर ज्योग्राफिकल बाउंड्री का मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज से है। किससे है? मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज से। केवल पॉलिटिकल बाउंड्रीज को ही क्या डोमेस्टिक टेरिटरी मान लिया जाए? तो ये भी सही नहीं है साहब। पॉलिटिकल बाउंड्रीज, केवल और केवल पॉलिटिकल बाउंड्रीज डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होती है, इकोनॉमिक टेरिटरी होती है। क्या होती है? इकोनॉमिक टेरिटरी को डोमेस्टिक टेरिटरी कहा जा सकता है। अब मुद्दा ये कि साहब पॉलिटिकल टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी में फर्क क्या? बिल्कुल फर्क है। अब जैसे मान लीजिए इंडिया में अगर बात करते हैं एम्बेसी की, तो इंडिया में अगर कोई अमेरिकन एम्बेसी है तो क्या वहां पर हम हमारी बेसिस पर इकोनॉमिकल लॉज अप्लाई कर सकते हैं? अमेरिकन एम्बेसी तो वहां पर उस अमेरिकन एम्बेसी में इंडियन इकोनॉमिकल लॉ अप्लाई नहीं होंगे। उस पर लॉ कौन से अप्लाई होंगे? जिस कंट्री की वो एम्बेसी है, जिस कंट्री की वो एम्बेसी, यानी कि वो अमेरिकन टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगी। किसका हिस्सा माने उसको? अमेरिकन टेरिटरी का। अब इसी तरीके से मान लीजिए अमेरिका में कोई इंडियन एम्बेसी हो तो वो इंडियन टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा।
तो कुल मिलाकर के इकोनॉमिक टेरिटरी अपन वहां कह सकते हैं, उसे कह सकते हैं चाहे वो किसी भी कंट्री में सिचुएटेड हो, वेयर पीपल, गुड्स, इन्वेस्टमेंट्स कैन इजीली मूव, जहां पर आदमी, वस्तुएं और पैसा आराम से आ जा सके, और जहां पर आपकी कंसर्निंग कंट्री की इकोनॉमिकल लॉज अप्लाई हो, उसे इकोनॉमिक टेरिटरी कहा जाएगा। और वो इकोनॉमिक टेरिटरी ही डोमेस्टिक टेरिटरी है। वो इकोनॉमिक टेरिटरी ही क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, तो जब भी मैंने बात की डोमेस्टिक इनकम की, तो याद रखना इकोनॉमिक टेरिटरी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? इकोनॉमिक टेरिटरी की। उसके बाद वो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी लिखता है, वो कहता है भैया कि भाई एक फॉरेन की कंपनी है, भैया मुझे नहीं मतलब वो फॉरेन की कंपनी है, फॉरेनर है, मुझे उससे मतलब है वो कंपनी सिचुएटेड कहां है। जब डोमेस्टिक इनकम की बात की तो मुझे और कुछ नहीं दिखता, मुझे केवल दिखती है सिचुएशन। क्या देखनी है? सिचुएशन, वो सिचुएटेड कहां है। अगर वो मेरी इकोनॉमिकल बाउंड्रीज में सिचुएटेड है तो मेरी डोमेस्टिक इनकम है, फिर वो चाहे कोई भी जनरेट करता हो, चाहे वो इंडियन है चाहे वो फॉरेनर है, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जब डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, अर्जुन की तरह, मछली की आंख नहीं देखनी है। क्या देखनी है यहां पर? इकोनॉमिकल बाउंड्रीज। क्या देखनी है? इकोनॉमिकल बाउंड्रीज। अगर इंडियन इकोनॉमिकल बाउंड्री है, इसका मतलब वो डोमेस्टिक इनकम है। फिर वो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए लिखेगा कि भैया फॉरेंसिक कंपनी है या फिर फॉरेन बैंक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है वो सिचुएटेड कहां है। अगर वो इंडियन इकोनॉमिकल बाउंड्रीज में सिचुएटेड है तो वो डोमेस्टिक इनकम है, अदरवाइज नहीं। लेकिन जब बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम में भैया मुझे टेरिटरी से कोई मतलब नहीं है। अब तो दिल का रिश्ता है। दिल का रिश्ता मतलब मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी की बात करता है। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी कैसे? इंडिया में जितने भी लोग काम करते हैं सारे के सारे इंडियंस गया ना, नहीं है। तो उनमें जो फॉरेनर्स हैं, उन्होंने जो इनकम जनरेट की है, क्या वो हमारी इनकम है? ना, वो उनकी कंट्री की इनकम है। जब वो उनकी कंट्री की इनकम है तो क्या वो हमारे पास रहेगी? नहीं रहेगी, वो तो ले जाएंगे। जब वो चला जाएगा, इसका मतलब वो इंडिया के लिए पेमेंट है या इनकम है? पेमेंट है, हमारे पास से तो गया, तो अपन उसे बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रॉड। उसे अपन क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रॉड। इसी तरीके से फॉरेन में, अब्रॉड में, क्या सारे के सारे फॉरेनर्स ही हैं? इंडियंस बाहर काम नहीं करते? करते हैं ना, इंडियंस बाहर भी काम करते हैं। जब इंडियंस बाहर काम करते हैं तो उन्होंने जो इनकम जनरेट की है, तो क्या उसे उसी कंट्री में दे देंगे या उसे अपने पास अपनी इनकम का हिस्सा माने? हमारे लोग, इसका मतलब हमारी इनकम। यहां पर बात कर रहे हैं हिंदुस्तानियों की। किसकी बात कर रहे हैं? इंडियंस की। जब इंडियंस की बात की अपन, तो अपन ने क्या कह दिया? द इनकम अर्न बाय द इंडियंस इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड will be included as factor income from abroad। वो तो क्या कहलाएगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जो पैसा हम लोगों ने बाहर वालों को दे दिया वो कहलाएगा फैक्टर पेमेंट। के लिए यहां पर आई लिखा जाता है, फैक्टर इनकम ही बोलते हैं उसे, पेमेंट को भी यहां क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फर्क देखना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से पैसा आना, इनफ्लो है, यानी कि ये तो प्लस होता है, हमारी इनकम को बढ़ाएगा। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि उनके पास जाएगा। उनके पास जाएगा तो कहां से जाएगा? हमारे पास से तो गया। जब हमारे पास से गया तो इसका मतलब हमारे लिए आउटफ्लो है, माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। तो हम क्या करें? हमारी डोमेस्टिक इनकम में, हमारी डोमेस्टिक इनकम में पहले हमने हमारी डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट की, उसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो ऐड कर लिया, क्योंकि बाहर से पैसा आया हुआ, हमारे इंडियंस ने कमाया, वो ऐड कर लिया। और जो पैसा फॉरेनर्स ने कमाया हमने वो हटा दिया। इन दोनों को मिला करके क्या कहा जाएगा? एनएफआईए। इसे मिला करके क्या कहा जाएगा? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि एनएफआईए का फॉर्मूला क्या बन गया? एनएफआईए इज इक्वल टू, एनएफआईए स्टैंड्स फॉर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये चीज समझ में आती है? अब चले आगे। यहां तक का काम कर लेने के बाद में अब अपन कहते हैं कि भाई अब अपन न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। जब न्यूमेरिकल्स की बात करें तो हम कहें कि एग्रीगेट्स कौन कौन से होते हैं। एग्रीगेट्स पर आ जाते हैं सीधे सीधे। अगर आपको डेप्रिसिएशन में या फिर स्टॉक फ्लो में भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, मैं अगला वीडियो के पॉइंट पर बना दूंगा। लेकिन शर्त ये है कि वो डाउट्स मेरे पास आने चाहिए। अगर मुझसे पूछे जाएंगे मैं जरूर बताऊंगा उन चीजों को। एक बार आ जाते हैं अपन अपने न्यूमेरिकल्स पर। रिकॉल करने के लिए इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का न्यूमेरिकल जनरली आता है यहां से। हमने कहा कि भैया जीडीपी जीएनपी, जीडीपी जीएनपी एनडीपी एनएनपी। एक बार ऊपर लिख लेते थोड़ा सा जो विजिबल हो जाए आराम से। जीडीपी जीएनपी एनडीपी एनएनपी, ये सारे मार्केट प्राइस पर बेस्ड है। यानी कि दो बेसिस लेते हैं अपन, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी जीएनपी एनडीपी एनएनपी, ये सारे फैक्टर कॉस्ट हैं। ये सारे क्या हैं? फैक्टर कॉस्ट। अब पहले तो इनका मीनिंग, ये G stands for gross, DP stands for domestic product, MP stands for market price, G stands for gross, NP का मतलब होता है नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? नेशनल प्रोडक्ट। MP stands for मार्केट प्राइस। N का मतलब क्या होता है? नेट। N stands for नेट। DP stands for डोमेस्टिक का प्रोडक्ट, MP मार्केट प्राइस। N नेट, NP नेशनल प्रोडक्ट, MP मार्केट प्राइस। अब इसी तरीके से आप बताइए यहां पर G4 ग्रॉस, DP डोमेस्टिक प्रोडक्ट, FC फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। अब मुद्दा ये है कि अगर इनको आपस में कन्वर्ट किया जाए तो केवल 3 चीजों का ध्यान रखना आपने को। 3 चीजों का क्या? एक ग्रॉस और नेट का, एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक नेशनल प्रोडक्ट, एक एमपी, एक एफसी फैक्टर कॉस्ट। देखो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। ग्रॉस किसी भी चीज चाहे ग्रॉस लगे इसका मतलब टोटल है, विदाउट मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। जिसमें आपने डेप्रिसिएशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया तो इसका मतलब वो ग्रॉस हो गया। और अगर उसमें डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कर दिया, अच्छा डेप्रिसिएशन करते हैं तो किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ती है कम होती है? कम होती है। जब कम होती है इसका मतलब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन अगर मैं माइनस कर दूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी? नेट आ जाएगी। वैल्यू क्या आ जाएगी? नेट आ जाएगी। इजी है। अगला डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा बताओ मुझे, डोमेस्टिक बड़ा होता है नेशनल बड़ा होता है? घरेलू बड़ा है या फिर राष्ट्रीय बड़ा है? डोमेस्टिक बड़ा या नेशनल बड़ा? नेशनल बड़ा। यानी कि अगर डोमेस्टिक को नेशनल के बराबर करना है तो उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। वो कुछ जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब यहां पर वो प्लस करना पड़ेगा NFI इफेक्ट। क्या करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किस में जोड़ना पड़ेगा? डोमेस्टिक में NFI ऐड किया तो क्या आ गया? नेशनल प्रोडक्ट आ गया। ठीक है। इसी तरीके से बताओ, ये फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है। एक कॉस्ट है और एक मार्केट प्राइस है। जिस कॉस्ट पर, जिस मतलब प्रोडक्ट को बनाने में जो आपकी लागत आई, जो कॉस्ट आई, वो फैक्टर कॉस्ट है। और उस सामान को मार्केट में जिस रेट पर बेचा जाएगा वो मार्केट प्राइस है। दोनों में से ज्यादा कौन सी होती है? मार्केट प्राइस ज्यादा होगी, फैक्टर कॉस्ट ज्यादा होगी? मार्केट प्राइस ज्यादा होगी, ऑब्वियस है। जब मार्केट प्राइस ज्यादा है तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट के बराबर लाना है तो इसमें से कुछ हटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वो कम करना पड़ेगा, यहां पर वो कम किया जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या किया जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप एक बात यही समझ लीजिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। मान लीजिए मैं यहां प्रॉफिट का ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूं, एक चीज को समझिएगा। मान लीजिए मैंने ए प्रोडक्ट बनाया,
ए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में मेरी कॉस्ट आई 100 रुपए। कितनी कॉस्ट आई? 100 रुपए की मेरी कॉस्ट आई। बनाने में मेरी कॉस्ट है, यानी कि ये मेरी फैक्टर कॉस्ट है ना। अब अपन कहते हैं कि भाई इस सामान को जब मैं बाजार में लेकर के जाऊंगा बेचने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या आराम से बेचने देगी? क्या इस पर जीएसटी इंपोज नहीं करेगी? पहले करती थी, पहले सेल्स टैक्स लगाती थी, है ना, एक्साइज लगाती थी, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। वो इनडायरेक्ट टैक्स पहले मुझे बताओ, प्रोड्यूसर यानी कि मैं बियर करूंगा या प्रोडक्ट की प्राइस में जोड़ दूं? वो 100 रुपए का सामान जो मैं बना करके बाजार में बेचने जा रहा हूं, उस पर गवर्नमेंट अगर मुझे 10 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज करती है, जीएसटी चार्ज करती है, तो वो जीएसटी मैं मेरी जेब में से दूंगा या कस्टमर से वसूल कर लूंगा? ऑब्वियस, कस्टमर से लूंगा। यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस को कितना बना दूंगा मैं? 110, क्योंकि मेरी तो इसमें 100 रुपए की कॉस्ट आएगी। 10 रुपए तो किसके? सरकार के, सरकार को देने हैं। फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स, ये आईडीटी है, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दिया आपने। हाँ, तो वहां स्टेट गवर्नमेंट ने आपको कुछ रिलैक्सेशन दे दिया प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने आपको 5 रुपए की सब्सिडी दे दी, 5 रुपए की आपको सब्सिडी दे दी, तो आपकी कॉस्ट वापस 5 रुपए से कम हो जाएगी क्या? ये आपके लिए टैक्स बेनिफिट हो गया, इनफ्लो हो गया, ये आपके लिए आउटफ्लो है। अब आप मार्केट में उस गुड को कितने रुपए पर ऑफर कर सकते हैं, पर प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं। आपके लिए वो प्राइस कितनी आ गई? 105 आ गई ना। ये जो 105 आई, ये मार्केट प्राइस है। ये क्या चीज है? मार्केट प्राइस। अब एक बार के लिए समझिए, फैक्टर कॉस्ट से जब मार्केट प्राइस पर गए तो आपने क्या किया? प्लस का आईडीटी। फैक्टर कॉस्ट को अगर आपने कन्वर्ट करना था मार्केट प्राइस में, तो आपने क्या किया? प्लस तो कर दिया इसमें आईडीटी और माइनस कर दिया सब्सिडी। तो ये क्या निकल करके आ जाएगा? आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा क्या? ये है इसी तरीके से। अब इसी तरीके से अगर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना हो तो उल्टा चल जाए, जो चीज माइनस की थी वो तो ऐड कर दे, और जो चीज प्लस की थी वो माइनस कर दे। यानी कि ये तो हो जाएगा माइनस का आईडीटी, और ये हो जाएगा प्लस का सब्सिडी। ये आ गया फैक्टर कॉस्ट। ये चीज समझ में आती है? अब इन दोनों को मिला करके अगर मैं एक टर्म बना दूं तो इसे लिखा जाता है प्लस का एनआईडीटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब प्लस निशान याद रख लेना इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, और ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। तो प्लस एनआईडीटी का मतलब क्या हो गया? प्लस का तो आईडीटी और माइनस का सब्सिडी। और इसे अगर लिखा जाए तो माइनस सिंबल ऐसे कैसे उतार लिया? माइनस का एनआईडीटी, माइनस का एनआईडीटी का मतलब माइनस का तो आईडीटी और प्लस का सब्सिडी। ये चीज समझ में आती है? इससे अपन को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब अपन करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपस में कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन देखते हैं तो अपन कहते हैं जीडीपी को जीडीपी में एफसी में कन्वर्ट करना है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये मार्केट प्राइस है, वो फैक्टर कॉस्ट है। ये मार्केट प्राइस, वो फैक्टर कॉस्ट। तो मुझे क्या करना चाहिए? खाली इसमें से माइनस का एनआईडीटी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? माइनस का एनआईडीटी। ये जीएनपी, ये जीएनपीएफसी। क्या करना चाहिए? सेम, सारे वेरिएबल सेम है, सारे के सारे वेरिएबल सेम है। खाली मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो सब में क्या करना पड़ेगा? माइनस का एनआईडीटी, माइनस का एनआईडीटी, माइनस का एनआईडीटी। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे क्रॉस कन्वर्जन कराऊं, मैं कहूं कि भैया इसको इसमें कन्वर्ट करिए, इसको इसमें कन्वर्ट कीजिए, तो ये भी ग्रॉस, ये भी ग्रॉस, कुछ नहीं करना। ये डीपी है, ये नेशनल प्रोडक्ट है, तो डोमेस्टिक छोटा, नेशनल बड़ा, तो डोमेस्टिक को नेशनल मिलाने के लिए कुछ ऐड करना पड़ता है। ऐड क्या करते हैं? एनएफआईए। क्या करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए। और साथ साथ में ये भी एमपी, ये एफसी, तो माइनस का एनआईडीटी। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना हो तो ये ग्रॉस, ये नेट, इसका मतलब माइनस डेप्रिसिएशन। ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सेम है, कुछ नहीं करना। ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है, तो क्या करना चाहिए? माइनस का एनआईडीटी
ठीक है। और यही काम अगर यहां करना हो तो ये ग्रॉस ये नेट, ये ग्रॉस ये नेट, तो क्या करूं, माइनस डेप्रिसिएशन, बीपी को एनपी में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनएफआई, और एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस का एनआईडीटी। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। अब ये बाकी के कन्वर्जन इसी तरीके से आप अपने आप करेंगे। इट विल बी असाइनमेंट फॉर यू। अगले वीडियो के लिए अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो कल का दिन आपके पास है, आप मुझे अपना टॉपिक सेंड कर सकते हैं। अगला वीडियो मैं उसी टॉपिक पर बनाऊंगा। अगर मेरे पास में कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो मैं न्यूमेरिकल पोर्शंस एक बार रिकॉल करा करके अपने टॉपिक को आगे कैरी ऑन करता हूं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।